अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों की कैसी तबीयत है और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? सर आपकी आवाज बिल्कुल थोड़ी है। मैंने कहा है कि आप लोगों की तबीयत कैसी है और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी सर ईद। क्योंकि ईद भी सरप्राइज ही हुई है ना। जी सर पता ही नहीं था। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उस वक्त तक स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर अटेंडेंस शुरू करते हैं। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, अजवा मनाल। यस सर। अजवा रमजान गुजर गया है। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत? यस सर, फीवर है। मेडिसिन वगैरह ली है आपने? यस सर, कल डॉक्टर को चेक करवाया था। डॉक्टर ने क्या कहा है? सर उन्होंने कहा फ्लू है और गला खराब है। एहतियाती करें, क्योंकि आजकल जो भी यानी कि बीमार हो रहा है वो जल्दी से रिकवर नहीं हो रहा। यस सर, मैं 2 वीक से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, कभी ठीक हो जाती हूँ कभी खराब दोबारा से। इसी तरह जिसको जो भी यानी कि फीवर वगैरह या जो भी यानी कि बीमारी हो रही है या खांसी हो रही है, बहुत जल्दी से ठीक हो ही नहीं रहा, यस इसलिए सर। इस चीज़ से परहेज करना है। यस सर। अलीज़ा बशारत, प्रेजेंट सर। हमाइम अबूजर, हमाइम अबूजर, हंसा याकूब, हंसा याकूब, हंजा जावेद, हंजा जावेद, अक्सा अरशद, जी सर। बरीरा असलम, बरीरा असलम, दुआ कंबर, फिजा बेबी, प्रेजेंट सर। हादिया जैनब, हादिया जैनब,
जवेरिया जावेद, Present, sir. खदीजा हफीज, खदीजा हफीज, किंजा फकीर, Yes, sir. कनीज फातिमा, कनीज फातिमा, मरियम महमूद, Present, sir. मारवा आबिद, मारवा आबिद, मरियम बीबी, मरियम बीबी, मिनाहिल फातिमा, Present, sir. मोहसिन फारूक, Sir, Mariam Bibi present. Present. सॉरी, मिनाहिल फातिमा है, Yes, sir. मोहसिन फारूक, Present, sir. ओके मोहसिन, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद हसनैन अय्याज, Present, sir. मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हाशिर, Yes, sir. ओके रिजवान अटेंडेंस हो गई है। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, Present, sir. साद है, मोहम्मद उस्मान तैयब, मोहम्मद उस्मान तैयब, मुज़य्यन, Present, sir. नदीम, Present, sir. निमरा खलील, Present, sir. निमरा सिद्दीक, निमरा सिद्दीक, Present, sir. नूर अमन, Present, sir. उसामा, उसामा, रमला मजहर, रमला मजहर, रिदा जैनब, Present, sir. रोमेसा नदीम, Present, sir. और रोमेसा आपने एक क्वेश्चन भी किया हुआ था। Yes, sir. वो reply receive हो गया। ठीक है। सबा अकरम, Present, sir. समीउल्लाह, समीउल्लाह वासी, सना असगर, Present, sir. सोहा शहजाद, सोहा Present. शहजाद, Present. सैयद ओन रजा, Present, sir. तस्कीन अहमद, तस्कीन, जैनब राहील, अब वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो जिनकी एब्सेंट लगी है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अब्दुल मन्नान, Present, sir.
हमायम अबूजर, हंसा याकूब, Present, sir. हमजा जावेद, Present, sir. बरीरा असलम, हादिया जैनब, Present, sir. खदीजा हफीज, कनीज फातिमा, Present, sir. मारवा आबिद, मोहम्मद अफजाल, Present, sir. मोहम्मद साद, Present, sir. मोहम्मद उस्मान तैयब, Present, sir. उसामा, रमला मजहर, समीउल्लाह, तस्कीन, Sir, Marwa with present. हंसा याकूब, हंसा याकूब, जी सर। हंसा ये बताएं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? जी हंसा याकूब, क्या फर्क है दोनों में? हंसा याकूब, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। बरीरा असलम एब्सेंट है। किंजा फकीर, यस सर। जी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? सर बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में मतलब जो पैकिंग होती है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल ए बी है तो मतलब ए बी सी इस तरह की होती है। और सिंपल क्यूबिक में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। नहीं, मैंने सिंपल क्यूबिक का नहीं पूछा, मैंने पूछा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? सर यही पता है। इनका आपको भी नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट है मारवा आबिद। मारवा आबिद, यस सर। ये बताएं कि आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिफरेंस क्या है? मारवा आबिद, ये आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्क क्या है? सर आयनिक सॉलिड्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर बने होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से होते हैं। आपका हाफ आंसर ठीक है, हाफ गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है मोहसिन फारूक।
मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक ये बताएंगे मेटालिक सॉलिड में और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या फर्क है? मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान ये बताएं कि मेटालिक सॉलिड और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में फर्क क्या है? मोहम्मद रिजवान की भी अटेंडेंस है। जी रिजवान, मोहम्मद रिजवान आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद मुज़य्यन, यस सर। मुज़य्यन ये बताएं कि हम किसी भी कंपाउंड को ये किस तरह बता सकते हैं या कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है या इमार्फस इन नेचर है? वो कौन सी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो इमार्फस इन नेचर है या क्रिस्टलाइन इन नेचर है? सर हम उसकी अरेंजमेंट देखते हैं, उसके एंगल्स को देखते हैं। नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट तो हमें नजर नहीं आता है। हम तो यानी कि टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हमें पता चलता है एंगल के बारे में, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्निक के जरिए ही हासिल होती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नूर, यस सर। नूर ये बताएं ब्रैग्स इक्वेशन क्या है? सर D is equals to n pi over 2 sin theta. एन पाई नहीं है, यहाँ पर एन लैम्डा है। Lambda wavelength. Lambda. ठीक, आपका ऑलमोस्ट ठीक है, इसलिए आपके 8 नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है तस्कीन, तस्कीन, तस्कीन एब्सेंट है। इसके बाद जैनब राहील, जैनब राहील, Yes sir. Yes sir. जैनब ये किस तरह हमें पता चलता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा क्रिस्टलाइन है और कौन सा कंपाउंड कम क्रिस्टलाइन है? एक दफा तो मैंने ये पूछा है कि कंपाउंड के बारे में ये इंफॉर्मेशन किस तरह पता चलती है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा क्रिस्टलाइन है और कौन सा कंपाउंड कम क्रिस्टलाइन है? जैनब आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद सैयद ओन रजा, यस सर। यस सैयद सर। ओन रजा ये बताएं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या फर्क है?
जी सैयद। यस सर। सर molecule solid is सर इनके दरमियान वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं और इनकी वीक नेचर होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और ये सॉफ्ट होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। इनका टेम्परेचर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड होते हैं ये। और कोवेलेंट नेटवर्क जो सॉलिड है सर। सैयद कौन सा नट यूज कर रहे हो? यस सर। कौन सा नट यूज कर रहे हो? सर वाईफाई यूज कर रहा हूँ। मोबाइल पर भी वही चल रहा है? यस सर। हर चीजें नट पर सही नहीं मिलती है, क्योंकि कंडीशन होती है कि किस पैरामीटर पर कौन सा रिजल्ट सूटेबल है। बाज़ जगह पर वही आंसर जो आप लोग जस्ट रीड आउट करके आंसर दे देते हो, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन पर वो एप्लीकेबल होता है। सर ये जो मैंने असाइनमेंट लिखी थी मैं वहाँ वो याद है जो असाइनमेंट आपने दी है केमिस्ट्री, मैंने उसमें भी एक असाइनमेंट क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन है सर। जी, तो क्या थे दूसरे, और दूसरे में डिफरेंस क्या है? सर कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। बस। यस। ब्रदर, आपके 9 मार्क्स हैं आउट ऑफ 10। इसके बाद कौन बचा है? रिदा जैनब। रिदा जैनब। रिदा जैनब, ये बताएं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फर्क है? रिदा जैनब। रिदा, आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद आज का लास्ट स्टूडेंट निम्रा खलील। निम्रा खलील यस सर। जी, यही बता दें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या फर्क है? जी निम्रा खलील, कुछ भी फर्क नहीं है? निम्रा, आपको भी आंसर नहीं आता और आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। इसके बाद आज की एक्टिविटी इतनी ही काफ़ी है। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होना है। और चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने ये स्टडी करना है कि किस तरह आप लोग एक मीडियम को, मटेरियल को दूसरे मटेरियल में डिज़ोल्व करते हो, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर डिज़ोल्व नहीं होता तो उसकी क्या रीज़न है। क्योंकि जब भी हम किसी भी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में मिक्सअप करते हैं तो उस कंडीशन में
अगर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि सेम फेज का मिक्सचर बनता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड फेज का ही टोटल मटेरियल होगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड फेज का ही भी टोटल मटेरियल होगा, अगर गैस फेज है तो टोटल मटेरियल जितने भी कंपोनेंट उसमें शामिल होंगे वो सारे ही गैस फेज के होंगे। तो ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट पर भी कंसिस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा भी उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट सॉल्यूशन में कम होगी उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और वो कंपोनेंट जिसकी सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अगर सॉल्यूशन सिर्फ दो कंपोनेंट पर कंसिस्ट करता है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब है कि सिर्फ दो, और सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर जो सिर्फ दो कंपोनेंट पर कंसिस्ट करता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट फेज के भी हो सकते हैं। जिस वक्त आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करके सॉल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सेम फेज भी हो सकता है, डिफरेंट फेज भी हो सकता है। इसके साथ आप लोगों के पास इस टेबल में जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें एग्जाम्पल के साथ दी हुई है कि जिस वक्त आप लोगों के पास गैस यानी कि सॉल्यूट जो है वो भी गैस फेज में है और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस फेज में है, तो उसकी एग्जांपल आप लोगों की ईयर की आती है कि ईयर में आप लोगों के पास डिफरेंट गैसेस मौजूद होती है, और अगर किसी एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट के तौर पर एक्ट करते हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट जो है जिसमें डिजॉल्व किया हुआ है उसकी भी गैस फेज ही होता है, और आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बनता है वो भी गैस फेज में ही बनता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो दी हुई है वो गैस इन लिक्विड की दी हुई है, जिसमें आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व करके ये जो बोतल आप लोग यूज करते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही वाटर में डिजॉल्व करके यूज करते हैं। और मोस्टली वो वाले लोग जिसको ये जो हाजमे का सिस्टम कम होता है या आप लोग मीट वगैरह खाते हो तो उसके बाद आप लोगों को कोशिश होती है कि आप लोग बोतल जो है वो यूज़ करो, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उसमें एसिड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और जिस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो आप लोगों के पास H2CO3 बनता है जो कि एक वीक एसिड है। और आप लोगों को पता है कि एसिडिक स्पीशी जो है वो हर स्पीशी को डिकम्पोज करने में मदद देती है। इसी वजह से जो आप लोगों ने खाना खाया होता है उसमें अगर हम ये चीज़ ऐड करते हैं तो ये एसिडिक मटेरियल उस मीट को या जो भी खाना खाया है उसको डिकम्पोज करने में मदद देता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो भी खाना खाया है वो हजम हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी एग्जांपल हैं सॉल्यूशन की जिसमें आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो गैस फेज में होता है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज में होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम मेटल के साथ अटैचमेंट है, तो जिसको आप लोग हाइड्रोजिनेशन
के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो। इसी तरह बाकी एग्जांपल साथ में दी हुई हैं कि जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो डिफरेंट फेज में होगा और सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट फेज में आप लोगों के पास हासिल होगा। इसके बाद अगर आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सअप करने पर आप लोगों को पास एक से ज्यादा फेज हासिल होते हैं, यानी कुछ अब मटेरियल आप लोगों के पास सॉलिड फेज में हासिल होता है, कुछ मटेरियल आप लोगों के पास लिक्विड फेज में हासिल होता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और अगर सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करने पर आप लोगों के पास सेम फेज का सॉल्यूशन हासिल होता है, सेम फेज का मिक्सचर हासिल होता है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर में हर जगह पर सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक जैसी होती है, सेम होती है। जब भी आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट को आप लोगों ने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है। मोस्टली जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट जो है, उसमें आप लोगों के पास मोस्टली सल्यूट जो है या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट जो आप लोग यूज करते हो वो लिक्विड फॉर्म में ही यूज करते हो। बाद ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। जो आप लोगों ने स्लाइटली अमाउंट ली है और उसको आप लोगों ने सॉल्वेंट में ऐड किया है, ऐड करने के बाद सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। बाद ये कंडीशन होती है कि सल्यूट सॉल्वेंट में हाफ डिसॉल्व होता है और हाफ डिसॉल्व नहीं होता। और बाज़ दफा ये कंडीशन होती है कि जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता। ऐसी कंडीशन जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम मिसिबल कहते हैं, कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर सोल्यूबल है, उसको हम मिसिबल कहते हैं। और अगर सल्यूट सॉल्वेंट में हाफ डिसॉल्व होता हो और हाफ डिसॉल्व ना होता हो तो उसको हम पार्शली मिसिबल कहते हैं। और अगर सल्यूट सॉल्वेंट में बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो तो उसको हम इमिसिबल कहते हैं। और जब भी हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में उनका दरमियान जस्ट इंट्रैक्शन जनरेट होती है, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई बॉन्ड नया नहीं बनता है। इस टेबल में आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंट फेज या सेम फेज का यूज करते हो और उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो बनता है उसका क्या फेज होगा। जिस तरह आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो भी गैस फेज में होता है और सॉल्वेंट भी गैस फेज में हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास गैस फेज में ही सॉल्यूशन बनता है, तो उसकी एग्जांपल जो है वो एयर की आती है या नेचुरल गैस की आती है। ये भी केस हो सकता है कि आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो गैस फेज में हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बनता है वो आप लोगों के पास लिक्विड फेज में हासिल होता है। और उसकी एग्जांपल ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो लिक्विड फेज में हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में हो, तो जिस वक्त आप लोग इन दोनों को मिक्सअप करते हो तो आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड फेज में ही हासिल होता है। और इसके साथ ही आप लोगों के पास एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोग एथेनॉल को वाटर में मिक्सअप करते हो तो आप लोगों के पास, क्योंकि एथेनॉल जो है वो भी लिक्विड फेज में है और वाटर जो है वो भी लिक्विड फेज में है, और जिस वक्त दोनों को मिक्सअप करते हो तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास लिक्विड सॉल्यूशन ही हासिल होता है। Excuse me, sir. जी कुछ पूछना है? Yes, sir. जी Sir, immiscible liquids को दोबारा कहिएगा. Immiscible.
इमिसिबल वो चीज होगी जो दूसरी चीज में सोल्यूबल नहीं होगी, दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगी, उसके आपस में ही इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जिस तरह हम ये देखते हैं ना, ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो ऑयल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसको हम इमिसिबल कहते हैं। तो ऑयल की जो है वो सेपरेट लेयर होती है, जितने भी कम या मालिक्यूल ऑयल के होंगे वो सेपरेट होंगे, वाटर के अलग मालिक्यूल होंगे। तो ऐसे मटेरियल को हम इमिसिबल कहते हैं। और जिसमें सल्यूट एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व हो जाता है, जिस तरह साल्ट को आप लोग वाटर में मिक्स करते हो तो साल्ट वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसी एग्जाम्पल को, ऐसे मटेरियल को हम मिसिबल कहते हैं। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जो पार्शली सोल्यूबल होते हैं और पार्शली इनसोल्यूबल होते हैं, उनको हम पार्शली इमिसिबल कहते हैं, कि कुछ पार्ट उसका सोल्यूबल है और कुछ पार्ट उसका सोल्यूबल नहीं है। ठीक है। अब क्यों सोल्यूबल होता है और क्यों सोल्यूबल नहीं होता सोल्यूट सॉल्वेंट में, तो उसकी रीजन होती है बेसिकली इंटरेक्शन। क्योंकि जब भी आप लोगों ने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होता है तो उस कंडीशन में इनिशियल जो इंटरेक्शन है वो गायब होती हैं, वो खत्म होती है और न्यू इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होती है। इनिशियल आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होती है, इसके साथ साल्वेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूशन बनाने के दौरान आप लोग ये सल्यूट की इंटरेक्शन को भी खत्म या मिनिमम करने की कोशिश करते हो, और सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको भी खत्म या मिनिमम करने की कोशिश करते हो। और एक न्यू फोर्स जो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जनरेट होती है उसको बनाते हो। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी कम हो और सॉल्वेंट के दरमियान भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो, तो उस कंडीशन में ही सल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा। अगर सल्यूट के दरमियान या सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो इस फोर्स को भी खत्म करने की कोशिश करती है और इस फोर्स को भी खत्म करने की कोशिश करती है। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होगी तो तभी ये वाली इंटरेक्शन जो है वो भी खत्म होगी और ये वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी खत्म होगी और ये न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होगी। और अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट के दरमियान ज्यादा है या सॉल्वेंट के दरमियान ज्यादा है या सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान ज्यादा है। और उस बेस पर ही आप लोग बता सकते हो कि सॉल्यूशन बनेगा या सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये चीज क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है कि जिस वक्त आप लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट को वाटर में जिस वक्त डिसॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान
ज्यादा जनरेट होती है तभी साल्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होगा, अदरवाइज सल्यूट जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। अब हमें पता है कि साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। अब किस तरह होता है वो इस स्लाइड में हमने देखना है। आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। दुआ ये जो टेम्परेचर फैक्टर और बाकी जो चीजें हैं वो नेक्स्ट आगे हमने स्टडी करनी है, उनका अफेक्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास सोल्यूशन जो बनता है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और उसकी बेस पर ही हम टेम्परेचर के जरिए इसको कंट्रोल करते हैं। चलें ये टेम्परेचर वाला फैक्टर मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि उसमें फिर आप लोगों के पास आसानी हो जाए। यहाँ पर जब भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है, आप लोगों को ये पता है कि जब भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी तो उस कंडीशन में स्पीशीज जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में बनेगी, और ज्यादा स्टेबल फॉर्म में उस वक्त बनती है जिस वक्त वो स्पीशी एनर्जी को रिलीज करती है। अब जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब सपोज जो है जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास 100 किलो जाउल एनर्जी रिलीज होती है, ये हम सपोज कर रहे हैं। इसके साथ जिस वक्त हम इंट्रैक्शन को खत्म करते हैं या कम करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब इस दौरान जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट के दौरान इंट्रैक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इस इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म या मिनिमम करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अब हम सपोज करते हैं कि सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो 40 किलो जाउल है। इसका मतलब है कि सल्यूट का एक मॉलिक्यूल को ब्रेक या उसके दरमियान फोर्स ऑफ जो इंट्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए 40 किलो जाउल एनर्जी रिक्वायर है। अब सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म या मिनिमम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो भी सपोज जो है वो 40 किलो जाउल है। अब अगर हम नेट रिजल्ट देखते हैं एनर्जी का कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी में से 40 किलो जाउल एनर्जी इस इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें से 40 किलो जाउल एनर्जी इस इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो नेट एनर्जी जो हमारे पास हासिल होती है वो ये है कि जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं तो डिजॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान 20 किलो जाउल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, तो वही रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद बजाय रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर ये केस होता कि आप लोगों के पास इस दौरान जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो 100 किलो जाउल है, लेकिन सल्यूट के दरमियान से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो 60 किलो जाउल है।
और साल्वेंट के दरमियान से जो एनर्जी ब्रेक करने के लिए रिक्वायर है वो भी 60 किलो जूल है। तो इस कंडीशन में हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जस्ट 100 किलो जूल एनर्जी सल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को और सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो कंडीशन होती है जिसमें सल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जितनी भी यानी कि सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है सिर्फ उतनी ही अमाउंट को डिसॉल्व करेगा, क्योंकि हर एक की एक कैपेसिटी है। जिस तरह दो आपकी एक कैपेसिटी है कि आपको मैं एक लेसन पढ़ाता हूं तो आप लोग उसको लर्न कर लेते हो, 2 लेसन एक लेक्चर में ही पढ़ाता हूं तो उसको भी आप लोग पिक कर लेते हो। अगर मैं एक लेक्चर में ही पूरी बुक को करवा दूं तो आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी बुक को आप लोग उसी वक्त याद कर लो। इसी तरह सल्यूट और सॉल्वेंट जिस वक्त हम इसकी अमाउंट ज्यादा करते जाएंगे तो उस कंडीशन में हमें इस इंट्रैक्शन को मिनिमम करने के लिए भी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर होती है। अगर इसकी अमाउंट कम है तो इसका मतलब है जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है वो इस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करने के लिए या मिनिमम करने के लिए कम यूज हो रही है। अगर इसकी अमाउंट ज्यादा करते हो और इधर से एनर्जी कम रिलीज होती है तो इसका मतलब है कि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। या अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से भी एनर्जी प्रोवाइड करें तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है उसको ये वाली एनर्जी प्लस जो एक्सटर्नल सोर्स की एनर्जी है, सपोज वो 100 किलो जूल है, तो दोनों को मिलाकर अगर उतनी एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से ये सल्यूट के दरमियान से एनर्जी ब्रेक हो सके तो उस कंडीशन में भी सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मोल्स कम यूज करते हो या ज्यादा यूज करते हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम यूज करोगे तो उस कंडीशन में इस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि आप लोगों के पास ये इंट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम का मतलब है कि एक मालिक्यूल एक के साथ इंट्रैक्शन है, 2 है तो 2 के साथ इंट्रैक्शन है, 3 मालिक्यूल है तो वो 3 के साथ इंट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा करते जाओगे तो नंबर ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होती जाएंगे। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप लोग सल्यूट की अमाउंट कम यूज करते हो या ज्यादा यूज करते हो। अगर कम यूज करते हो तो उस कंडीशन में आसानी से एनर्जी हम अब प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसी की एनर्जी ज्यादा करते जाते हो, क्योंकि पॉसिबल ये भी होना चाहिए कि सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तभी सॉल्वेंट सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर सल्यूट की मॉलिक्यूल ही ज्यादा हो जाते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, जिस वक्त सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो वो कुछ मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, बाकियों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। अब जिस वक्त वो बाकियों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि बाकी सल्यूट जो हैं वो सोल्यूबल नहीं होंगे। और सुपर सैचुरेटेड की वही कंडीशन है जिसमें आप लोग सल्यूट की अमाउंट ज्यादा यूज कर लेते हो, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के इतने ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं होते जो सल्यूट के साथ इंटरेक्शन कर सके।
और उसी वजह से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद मजीद सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हो वाटर के अंदर, तो उस कंडीशन में बेसिकली फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है, जिसको हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, वो जनरेट होती है। आप लोगों को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह जो आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने मॉलिक्यूल को इस तरह अरेंज करता है, इस तरह तरतीब देता है कि आप लोगों के जो ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है, वो सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन शुरू करता है। जिस तरह ये आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, तो वाटर मॉलिक्यूल आता है, इसमें से ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देती है। अब जिस वक्त ये वाली इंटरेक्शन शुरू होगी तो सोडियम और क्लोराइड यानी कि इसके साथ और इसके साथ जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और ये वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है जिस वक्त वो जनरेट होगी तो उस कंडीशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये वाली इसके साथ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी। सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी और उस कंडीशन में सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल में से रिमूव कर देता है। और जिस वक्त आयन रिमूव हो जाता है तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह आयन को सराउंड करते हैं कि ऑक्सीजन वाले साइड वाटर की सोडियम आयन की तरफ होती है और हाइड्रोजन जो एटम वाटर मॉलिक्यूल का है वो सोडियम मेटल से अवे होता है, क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज होगा। अब सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन वाली साइड वाटर की जो है वो सोडियम आयन से अवे होती है और ऑक्सीजन वाली साइड जो है वो सोडियम आयन की तरफ होती है। और इसके इनवर्स में क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। उस नेगेटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल पार्शियल पॉजिटिव कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम के जरिए इंटरेक्ट करता है, जिसके जरिए क्लोराइड आयन जो है वो भी क्रिस्टल से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से सेपरेट आउट हो जाता है। इसी तरह 1 बाय 1 सॉल्वेंट जो है हर आयन को इस क्रिस्टल में से सेपरेट आउट करके न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के जरिए इसको डिसॉल्व कर लेता है। इसका मतलब है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती हैं वो कम या खत्म होती हैं और न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होती है। अगर न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इनिशियल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, तो उस कंडीशन में ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और जिस वक्त हमारे पास सॉल्यूट जो है सॉलिड फेज में हो या लिक्विड फेज में हो और सॉल्वेंट आप लोगों के पास लिक्विड फेज में होता है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों ने दोनों को मिक्स करना है तो रिजल्ट में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन की एंट्रोपी जो है, रैंडमनेस जो है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के निस्बत ज्यादा होगी। चाहे आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में हो चाहे वो लिक्विड फेज में हो, लेकिन फर्क ये होता है अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में है, एक एग्जांपल में एक सॉल्यूशन में जिसको हमने सॉल्यूशन 1 का नाम दिया, और दूसरे सॉल्यूशन में आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट दोनों में ही लिक्विड फेज में है। तो जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है उसमें रैंडमनेस ज्यादा जनरेट होगी और सेकंड वाले में रैंडमनेस कम जनरेट होगी।
क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा करीब हैं और उनका हम ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन 1 में रैंडमनेस या एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होगी। और सेकंड में जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ही लिक्विड फेज हैं, लिक्विड फेज को ही हम सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फेज में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमें पता है जब भी हम सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में एंट्रोपी जो है इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग सोल्यूट जो है वो सॉलिड फेज में यूज करते हो और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में यूज करते हो तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस सॉल्यूशन के जिसमें सोल्यूट जो है वो भी लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में है। ये चीज क्लियर है? इसके बाद जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है इनको जिस वक्त आप लोग खत्म करते हो न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो जनरेट होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो रिजल्ट हासिल होता है एनर्जी का वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। यानी कि रिएक्शन जो है, सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है या ज्यादा है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हो रही है वो भी कम है या ज्यादा है। यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं साल्ट के, जिनको आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो 825 डिग्री सेल्सियस पर, और उस कंडीशन में इंथाल्पी चेंज की वैल्यू और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू साथ में गिवन। और इसके साथ ये आप लोगों ने बल्कि अलीजा बशारत जी सर। अलीजा ये बताएं कि फर्स्ट केस में रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? ये हमने 9th चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये सारी नॉन स्पॉन्टेनियस सर, जब डेल्टा पॉजिटिव हो। ये आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू गिवन है, इनको आप लोगों ने जस्ट इस इक्वेशन में पुट करना है। ये आप लोगों के पास एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है, ये आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। इन वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो तो अगर आप लोगों के पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर इसका आंसर प्लस में है तो इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन बना रहे हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, जी सर। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। जी इसके सर। बाद दूसरा क्वेश्चन है अमजा जावेद। जी सर। अब इसमें एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम दी हुई है, इंथाल्पी चेंज की वैल्यू, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड में वैल्यू जो है वो ज्यादा दी हुई है। इसकी रीजन क्या है? जी अमाइम, इसकी रीजन क्या है? यस सर। what is the reason between the difference of energy of sodium chloride and potassium chloride? ये जो सोडियम क्लोराइड की एनर्जी ये गिवन है, पोटेशियम क्लोराइड की एनर्जी भी गिवन है। अब इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इसके रीजन क्या है? The bonding between them. बॉन्डिंग तो दोनों में सेम है, दोनों में ही आयनिक बॉन्ड है।
इसकी रीजन मैंने आप लोगों को बताई थी जिस वक्त हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ी थी कि आप लोगों का जिस वक्त एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है या ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज कम है या ज्यादा है। जिसके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, जिसके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है इसका मतलब है उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होती है। जिनके दरमियान कम है तो उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर होती है। जिस वक्त एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में बॉन्ड लॉन्ग होता है और उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, जी अलीजा। सर सोडियम में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कम है उसकी निस्बत पोटेशियम की निस्बत। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो तब बॉन्डिंग वीक नहीं होगी? जी, जब बॉन्ड जो है वो वीक होगा। जी सर, तो फिर पोटेशियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड वीक होना चाहिए था ना, तो फिर एनर्जी भी कम लगनी चाहिए थी। इस साइन का मतलब जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। देख लें। सर पॉजिटिव का एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है जी और सर। नेगेटिव का एक्सोथर्मिक है। जी सर। तो किस में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस में एनर्जी हम हमारे पास रिलीज हो रही है? हाँ सर, ये दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर दोनों पॉजिटिव हैं। किस में कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? सर सोडियम क्लोराइड में कम प्रोवाइड कर रहे हैं और पोटेशियम क्लोराइड में ज्यादा। एक और आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ना है जिसमें हम उसको कहते हैं शेप प्रिंसिपल, SHAP। ठीक है, ये होता है सॉफ्ट, ये होता है हार्ड के लिए H, और ए एसिड के लिए और बी बेस के लिए। जी, A जो है वो एसिड के लिए और B जो है बेस के लिए। और इसमें शायद आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जिस वक्त हम सॉफ्ट एसिड को सॉफ्ट बेस के साथ मिलाएंगे तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा। जी सर। पढ़ा है या नहीं? और सर ये हार्ड एसिड, जी सर ये बीएस में ही है, अभी पढ़ना है हमने। आगे पढ़ना है। जी सर, ये हमने एफएससी में नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना है, अभी बीएस में है कि किसी। ये इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ना है। जी सर। उसके मुताबिक जो सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा, अगर हार्ड एसिड होगा तो वो हार्ड एसिड के साथ ही स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम इसका साइज कम लेते हैं, यानी कि ये सोडियम और क्लोराइड में से आप लोगों के पास ये एटम जो है क्लोरीन या ब्रोमीन आती है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका साइज जो है या ये जो है इसके निस्बत हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड वो स्पीशी होती है जो ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंट्रैक्ट करती है, और ज्यादा फोर्स के साथ वो आयन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसका एटॉमिक साइज कम होगा या आयोनिक रेडियस जो है वो कम होगा। और वो स्पीशी जो ज्यादा स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको हम हार्ड बेस कहते हैं।
और जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है उसको हम सॉफ्ट बेस कहते हैं। अब जिस वक्त हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में सोडियम जो है वो भी एसिड है, पोटाशियम आयन जो है वो भी एसिड है। अब सोडियम आयन पोटाशियम आयन की निस्बत हार्ड एसिड और पोटाशियम जो है वो सोडियम आयन की निस्बत वीक एसिड है। और जिस वक्त हम क्लोराइड की बात करते हैं, क्लोराइड आयन जो है वो वीक बेस में आता है। इसका मतलब है कि क्लोराइड आयन जो है वो पोटाशियम आयन के साथ ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। सोडियम आयन की निस्बत, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो भी सॉफ्ट बेस है और पोटाशियम आयन जो है वो सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही प्रेफर करता है। वेटेज जिस वक्त कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही मिक्सअप करने की कोशिश करता है और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही। जी सर, ठीक है। और टाइम कितना हो गया है? टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। बाकी हम दोबारा से अटेंडेंस ले लेते हैं। बाकी जो पोर्शन है, उम्मीद है कि 2 लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। बहुत स्टूडेंट नाम सुन लें जो जिनकी अटेंडेंस एब्सेंट हुई है। हवाइम अबूजर, Yes, sir. बदीरा असलम, Present, sir. खदीजा हफीज, Present, sir. उसामा 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 आज की क्लास में एब्सेंट है। रमला मजहर, Present, sir. समीउल्लाह, Present, sir. तस्कीन। Present, sir. ठीक है, इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.